सिद्धार्थ, कभी कभी इंसान जब गुनाह करता है तो उसे उसका एहसास नहीं होता। उसी तरह आपको भी इस बात का एहसास नहीं हो रहा है कि आप न केवल मेरे विश्वास के साथ खेल रहे हैं, बल्कि अपनी गरिमा और अपने स्वाभिमान के साथ भी खेल रहे हैं। अवंतिका के माँ बाप के पास था ही क्या जो अपनी बेटी को इतने सारे जेवर देंगे? वो इतने सारे जेवर दे ही नहीं सकते थे। लेकिन डैड, सच तो ये है ना। सच झूठ छोड़ो सिद्धार्थ, जो कहना है वो समझो। तो भाई मैं तुम्हें बताता हूँ रास्ते में क्या कहना, तुम चलो तो सही। ये लीजिए, जल्दी से खा लीजिए। ये क्या है मीरा? मेरी माँ कहा करती थी कि अगर कोई काम करने के लिए दही खाकर जाए तो काम सफल होता है, इसीलिए मैं आपके लिए दही लाई हूँ। आप अदालत जा रही है ना? हमसे लड़ाई लड़ने जा रही हो? हाँ मम्मी, एक महाभारत की लड़ाई हुई, लेकिन घर की महाभारत अब भी जारी है। मुद्दा वही है, धर्म की लड़ाई अधर्म से, वो भी गैरों के बीच नहीं, अपनों के बीच ही हुई, जैसे यहाँ हो रही। ओह, तो इसका मतलब है कि तुम धर्म के रास्ते पर चल रही हो और हम अधर्म के रास्ते पर चल रहे हैं, है ना? अगर आपको ये बात पहले महसूस हो गई होती तो आज ये लड़ाई हो ही नहीं रही होती मम्मी। पहले तो तुम किसी खास काम के लिए जब भी बाहर कदम रखती थी तो मैं तुम्हें आशीर्वाद दिया करती थी, लेकिन आज तुम मेरी बद्दुआ लेकर जा रही हो। हाँ, सिर्फ तुम मेरी बद्दुआ ही लेकर जा रही। अपनी बदनसीबी पर आंसू बहाते हुए लौटोगी। ऐसा मत कहिए मम्मी। क्यों नहीं कहूंगी, ऐसा ही कहूंगी। आज मैं सिर्फ तुम्हें बद्दुआ दूंगी, बद्दुआ। समझ गई तुम? मैं ऐसा इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि जो हम देते हैं वही हमारे पास लौटकर वापस भी आ जाता है। कहीं ऐसा ना हो कि ये बद्दुआ लौटकर आपके पास आ जाए, तो मुझे सच में बहुत बुरा लगेगा। अवंतिका, मैं तुम्हें बद्दुआ दे रही हूं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें बद्दुआ दे रही हूं। अदालत जा रही हो ना तुम? अपना मान सम्मान सब कुछ खोकर लौटोगी। समझ गई? देखते हैं मेरे माँ और पापा का आशीर्वाद काम आता है या आपकी बद्दुआ लगती है मुझे।
तुम अदालत जा रहे हो ना, वहां जाकर मुझे फोन जरूर करना। हाँ, हाँ आंटी, क्यों नहीं, मैं तुरंत आपको फोन करके बता दूँ। जब तक कुछ पता नहीं चलता दिल डरा डरा सा रहेगा। पता नहीं अदालत में क्या होगा। मेरी तो बस यही प्रार्थना रहेगी कि अवंतिका के ससुराल वालों से उसका रिश्ता ना टूटे। ठीक है आंटी, आप प्रार्थना कीजिए। चलिए मैं निकलता हूँ। ठीक है बेटा। देख रहे हैं, हालात ने हमें कहाँ लाके खड़ा कर दिया। आज अदालत में अवंतिका के तलाक का मुकदमा शुरू हो रहा है। उसके ससुराल वाले उसे तलाक देना चाहते हैं और मैं जानती हूँ मेरी बेटी तलाकशुदा जिंदगी नहीं जी सकती। मैं कैसे रोकूं इसे? अब देख रहे ना कि मैं कितनी मजबूर हूँ। मेरे अंदर तो इस हालात से लड़ने की ताकत भी नहीं है। आप होश में होते तो हौसला होता। मैं तो अपना हौसला भी खो चुकी हूँ। यानी आज अदालत में क्या होगा? अदालत में वही होगा जो हमने सोचा है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अवंतिका के पास क्या इस बात का कोई सबूत है कि वो हर महीने की सैलरी लाकर आप लोग को दे दिया करती थी? सबूत? हाँ सबूत। मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या ये बात वो अदालत में साबित कर सकती है? हाँ, वो हर महीने चेक ला के तो शारदा को ही देती थी। लेकिन चेक तो अवंतिका के नाम का ही होता होगा और उसे अवंतिका के खाते में ही डाला जाता होगा। हाँ, मगर अवंतिका ने अपने एटीएम कार्ड वगैरह भी सब शारदा को दे रखे। मेरी एक बात ध्यान से सुनिए। हो सकता है कि अवंतिका की वकील अदालत को इस बात का यकीन दिलाने की कोशिश करे कि अवंतिका इतनी अच्छी बहू है कि वो हर महीने की अपनी 1.5 लाख रुपए की सैलरी आपको लाकर दे दिया करती थी। तो हमें क्या कहना होगा? पूरी तरह मानने से इनकार कर देना है। बस यही कहना है कि बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने पर 10, 20, 30 हजार रुपए ही दिया करती थी। बाकी के पैसे इसने क्या किए किसी को नहीं मालूम। अवंतिका ने कोई चेक आपकी मां को नहीं दिया, कोई एटीएम कार्ड नहीं दिया। ये सारी बातें झूठ है। समझ गए आप लोग? आपको क्या कहना है? जी समझ गए। और क्या क्या कहना है वो भी समझा दीजिए वकील साहब। ये बात तो भूल कर भी जाहिर नहीं करना है कि अवंतिका ने जब से आपके घर में कदम रखा है आप लोग खुश रहे हैं, बल्कि कहना यह है कि पिछले 2 साल से आप लोग उसे बर्दाश्त कर रहे हैं। मैंने भी यही समझाया था कि अदालत को यही बताना है कि जब पानी सर से ऊपर चला गया तो मजबूरन हमें कानून का सहारा लेना पड़ा। बिल्कुल, 2 साल से आप लोग अवंतिका से परेशान रहे हैं। यहां तक कि वो कब ऑफिस जाएगी, कब घर आएगी, किसी को कुछ नहीं पता होता और कोई उससे पूछता भी नहीं था। पढ़ी लिखी होने के कारण वो धमकियां दिया करती थी। यहां तक कि अपने पिता की बीमारी का बहाना बनाकर वो रात रात भर गायब रहने लगी। वकील साहब, ये तो सीधे सीधे तौर पे अवंतिका के चरित्र पे उंगली उठाने वाली बात हो रही है। बिल्कुल, जरा सी उंगली उठने पर आप लोगों की इज्जत नहीं चली जाएगी। अब तो इज्जत तभी बनेगी जब आप लोगों को तलाक मिल जाएगा। अब तो ये सोचना है कि तलाक कैसे मिले। बिल्कुल सही कह रहे हैं वकील साहब। यहाँ वहाँ सोचने के बजाय सिर्फ एक लक्ष्य पे ध्यान दो कि लड़ाई छिड़ गई है तो जीत हमारी होगी। अदालत में कानून चलता है सिद्धार्थ बाबू, जज्बात नहीं। आप लोग को इस बात का ख्याल होना चाहिए। अदालत में जज्बात नहीं, सबूत चलते हैं अवंतिका। और तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि तुम लगातार पिछले 2 सालों से
अपनी पूरी तनख्वाह अपने सासू माँ को दे दिया है। हाँ अवंतिका, अगर तुमने वो पैसे अपने अकाउंट से उनके अकाउंट में ट्रांसफर किया होता तो आज ये बात हमारे फेवर में बहुत बड़ा सबूत बन सकती थी। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे ये दिन देखने को मिलेगा, जहाँ पर मुझे अपनी ईमानदारी और अपने आप को सबूत बनाकर इस तरह अदालत में पेश करना पड़ेगा। मैंने कभी नहीं सोचा था। खैर कोई बात नहीं, सच तो आखिर सच होता है। अगर साबित करने की जरूरत पड़ी तो मैं ये भी साबित करूंगी। ये तो बहुत मुश्किल है दिव्यानी। अवंतिका ने अपना एटीएम तुम सासू को दे रखा है और सारे पैसे एटीएम से निकाले जाते हैं। कोई सबूत नहीं है हमारे पास इन सब बातों का। पता नहीं वो लोग अदालत में क्या साबित करना चाहेंगे। सीधी बात है शिवांगी, वो लोग झूठ का ही सहारा लेंगे। घर पे तो मैंने खुद सुना था देवयानी, वो लोग कह रहे थे कि अवंतिका तो बाहर काम करती है, कोई भी इल्जाम लगा लीजिए। तलाक के केसेस में अक्सर ऐसा होता है और राज बंसल जैसे वकीलों के लिए तो ये बात एक हथियार बन चुकी है। औरत के चरित्र पर उंगली उठाओ, उसे साबित करो और तलाक दिलाने की कोशिश में सफल हो जाओ। कितने शर्म और अफसोस की बात है ना देवानी मैम। राज बंसल जैसे लोगों के लिए ये बात बहुत आसान है और इस केस में भी उनके पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। लेकिन एक बात तो तय है, अगर उन्होंने इस बार अवंतिका के चरित्र पर कोई भी उंगली उठाई तो मैं उन्हें ऐसा जवाब दूंगी कि वो इस बात को कभी भूल नहीं पाएंगे। और ये बात तो मैं भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगी। तुम सच के लिए लड़ रही हो ना, तो अपने अंदर वो ताकत पैदा करो। तुम्हारे पास सच्चाई की ताकत तो है ही, वो तो बस झूठे दावों के जरिए इस केस को जीतना चाहता है। तुम चिंता मत करो अवंतिका, आज देखते तो हैं कि राज बंसल ने तुम्हें तलाक दिलाने के लिए कौन कौन से जाल बुने हैं और क्या क्या तैयारियां की है। मैंने राकेश से आंटी को लाने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने आने से मना कर दिया। इस तलाक की बात सुनकर सबसे ज्यादा दुख तो माँ को हुआ है। उनके दुख का अंदाजा तो हम लगा भी नहीं सकते। भगवान कहते हैं अपना दुख बांटने से दिल का बोझ हल्का हो जाता है, लेकिन मैं अपना बोझ किससे बांटूं, किससे कहूं अपने दिल की बात। मेरे सुख दुख के साथी तो अस्पताल में हैं, हाँ ऐसी गहरी नींद में सो रहे हैं, उनको किसी भी बात का होश न खबर है। लेकिन भगवान तुम क्यों पत्थर बने हो, बोलो क्यों भगवान? हमारी तकदीर तो तुमने ऐसी क्यों लिखी है, बताओ ना भगवान, ये किसकी गलती की सजा है? हमने तो हमेशा खुशियां ही बांटी है भगवान, फिर हमारे हिस्से में इतना दुख क्यों है, क्यों भगवान? हमने तो कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा, फिर हमारे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है? क्यों भगवान बोलो, क्यों मेरी बेटी के सामने हर चीज सब कुछ आ खड़ा है? क्या ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरा बेटा नहीं है, इसलिए क्योंकि मुझे बेटी हुई है? मगर बेटा या बेटी होना भी तो तुम्हारे हाथ में है ना भगवान। बता, ये दुश्वारियां हमारे सामने क्यों खड़ी है भगवान? क्या ये तुम्हारी मर्जी है कि समाज की गलत परंपराओं का नतीजा कि एक औरत, एक माँ, एक बेटी की बदनसीबी कि एक बेटी अपना घर, अपनी शादीशुदा जिंदगी को बचाने के लिए, न्याय मांगने के लिए अदालत में खड़ी है, और मैं आपके सामने न्याय मांगने के लिए खड़ी हूँ। भगवान हमें न्याय चाहिए भगवान,
हमें न्याय दे दो भगवान। मैं अपनी बेटी की उजड़ती हुई जिंदगी नहीं देख सकती। मेरी बेटी की जिंदगी संवार दो भगवान। मेरी बेटी की जिंदगी संवार दो। मेरी बेटी की जिंदगी संवार दो। मेरी बेटी की जिंदगी संवार दो मेरे भगवान। तुम यहाँ अकेली? तुम्हारे साथ कोई नहीं आया? अरे वो सारे रिश्तेदार तो तुम्हारे साथ होने चाहिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग शिवांगी, गुड मॉर्निंग। भाई तुमने देवयानी को ज्वाइन कर लिया है? चलो अच्छा है, साथ मिलकर प्रैक्टिस करोगी तो हो सकता है कि कोई केस जीत भी जाओ। जी सर, हम केस जीतेंगे क्योंकि आखिर सीखा तो मैंने आपसे ही है। भाई ये तो वही बात हो गई कि मुझसे ही सीखा और मेरे खिलाफ ही खड़ी हो गई। तुम लोगों को ये तो सोचना चाहिए था कि तलाक के लिए ये केस मैंने दायर करवाया है। मैंने, राज बंसल ने। और राज बंसल कभी कोई केस हारता नहीं। तुम लोगों ने इस केस में हाथ डालकर बहुत बड़ी गलती की। अपनी हार को दावत दी है तुम लोगों ने। ये तो आपकी सोच है सर। मैं तो इस कोर्ट में ये सोच कर आई कि मुझे ये केस हर हाल में जीतना है। ये जानने के बावजूद कि तुम्हारे सामने मैं खड़ा हूँ। वाह! अर्जुन के सामने खड़े होकर कौरवों ने भी यही कहा था सर। वो सचमुच बहुत बड़े महारथी थे, लेकिन जीत अर्जुन की हुई। और वो इसलिए क्योंकि वो सच्चाई के रास्ते पर था, धर्म के लिए लड़ रहा था, समाज की स्थापना के लिए लड़ रहा था। वाह वाह वाह, कितनी बड़ी बात कह दी तुमने। अच्छी तसल्ली दे लेती हो अपने दिल को। और वैसे देवयानी, ऐसी सोच अपने दिल को बहुत तसल्ली देती है। सर, तलाक के लिए केस तो आपने दायर किया, लेकिन मुझे लगता है कि ये मुकदमा एक दिन बहुत बड़ी आवाज बनेगा। अच्छा, तो अब तुम इस केस को आवाज बनाओगे? हाँ, क्योंकि ये सच्चाई की लड़ाई है। और ये केवल मेरी आवाज नहीं है, ये देश के उन लाखों लोगों की आवाज है। मुझे तो लगता है सर कि पति पत्नी के झगड़ों के बीच, पति पत्नी के दूसरे मामलों के बीच आपने बहुत से तलाक करवाए हैं, लेकिन इस केस में अवंतिका को तलाक दिलवाने की सोचकर आपने गलती कर दी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। इसे कहते हैं आ बैल मुझे मार। इतनी पढ़ी लिखी होकर फिर भी कोर्ट में आने की गलती कर बैठी। ये तो अपना सम्मान खुद गंवाने वाली बात हो गई कि पति तलाक दे रहा है और आप पूरे शहर में ये बताती फिर रही हैं। इतनी नासमझ तो नहीं थी अवंतिका। सुनो, तुम यहाँ अकेली? तुम्हारे साथ कोई नहीं आया? अरे वो सारे रिश्तेदार तो तुम्हारे साथ होने चाहिए, जिनकी ये चाहत थी कि इस लड़ाई में वो तुम्हारा साथ दें। ऐसे पलट कर क्या देख रही है? इस घर की नौकरानी है तू, इस घर का नमक खाती। कम से कम उस बात का तो लिहाज कर लिया होता।
फिर तुम तो इस लड़ाई को बहुत बड़ी लड़ाई समझ के लड़ने आई हो। कोई नहीं है, कम से कम तुम्हारे माँ बाप तो तुम्हारे साथ होने चाहिए थे। अरे हाँ, पिताजी तो हॉस्पिटल में है ना, कोमा में बेचारे। मुझे पूरी हमदर्दी है उनसे, मगर कम से कम तुम्हारी माताजी तो आ सकती थी। ये लड़ाई मेरे माँ बाप की नहीं, ये लड़ाई मेरी है। इसलिए इसे मैं अकेले ही लड़ूंगी पापा। तो तुमको क्या लगता है कि अकेले लड़के ये लड़ाई तुम जीत जाओगी? तो क्या आपको लगता है कि आप जीत जाएंगे? मामा जी, जब आप कोर्ट में कदम रखेंगे ना, तो जज की कुर्सी के ऊपर लिखा होगा सत्यमेव जयते। उसका मतलब समझते हैं आप? उसका मतलब है जीत हमेशा सच्चाई की होती है। और मैं इतना जानती हूँ कि मेरे पास सच्चाई की ताकत है और जीत मेरी ही है। ठीक है, देखते हैं। हम तो तुम्हारे साथ इसलिए लड़ रहे थे कि तुम्हें सबक सिखा सके। आप मुझे सबक सिखाना चाहते हैं? सबक उसे मिलता है जो गलत होता है पापा। और फिलहाल मुझे नहीं लगता कि मैं गलत हूं। ये देखिए, मतलब वो सच की लड़ाई लड़ रही है और हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं। ये तो सीधा आपके ऊपर कटाक्ष था जीजा जी। और आप जो है इसे घर की बहू बना के बैठे थे। चलिए खैर देखते हैं, आइए आओ सीधा चलो। क्या हो, काम में दिल नहीं लग रहा है? अरे इतना ही लगाव है बहू रानी से तो उसके साथ कोर्ट क्यों नहीं गई? वहां जाकर देखती कि किस तरह तुम्हारी बहू रानी की इज्जत उतर रही होगी। अरे ऐसे पलट कर क्या देख रही है? इस घर की नौकरानी है तू, इस घर का नमक खाती। कम से कम उस बात का तो लिहाज कर लिया होता। और हाँ, दीदी बता रही थी कि तू उसे दही खिलाने गई ताकि वो ये कोर्ट केस जीत जाए। एक बात याद रख, तेरे ये मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे और ना ही तेरी उस बहू रानी की, समझी? देखिए मामी जी, आप मुझे ताना मत दीजिए। ये लड़ाई आप लोगों के बीच में है। वैसे आपकी भी कैसे हुई? आप तो इस घर की मेहमान हैं। ये लड़ाई सिद्धार्थ भैया और भाभी जी के बीच में है। इसमें ना तो आपको बोलने की जरूरत है और ना मुझे। बेटी की शादी हो जाती है तो वो ससुराल चली जाती है। अगर ऐसे में ससुराल वाले ये कहें कि शादी के बाद बेटी की माँ बाप के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं, तो ऐसे माँ बाप कहाँ जाएंगे जिनके पास बेटियां ही हैं? वो जिंदगी की उतार चढ़ाव का सामना कैसे करेंगे? बुरे वक्त में उनका सहारा कौन बनेगा? उनकी मदद कौन करेगा?